आज मैं आपके लिए एक अलग और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। तो हमेशा की तरह बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सागर है, मध्य प्रदेश से हूँ और आज भी मैं डरा हुआ हूँ जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उस दिन हमारा नसीब अच्छा था या वो दिन खराब था। मैं और मेरा भाई हम उस दिन मरते मरते बचे थे, लेकिन उसके बाद भी अगले 6 महीने तक मेरे भाई ने बहुत कुछ सहा था। मैं यहाँ आपको मेरे कॉलेज और गांव का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, पर मुझे यकीन है कि मेरे साथ घटी घटना आपको सच्चे डर का अनुभव कराने के लिए काफी है। उन दिनों मैं और मेरा बड़ा भाई हम कॉलेज में पढ़ते थे। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो मैं उससे 2 साल पीछे था। अच्छी पढ़ाई के लिए मेरे भाई के कहने पर हमने उसी साल कॉलेज बदली किया था। वो कॉलेज गांव से करीब 150 किलोमीटर दूर था, इसलिए पिताजी ने हमारे रहने का इंतजाम वही करा था। हम दोनों भी कॉलेज से थोड़ी ही दूर एक रेंट हाउस में रहते थे। कॉलेज शुरू हुए बस कुछ 7-8 दिन हुए थे और हमारे कुछ दोस्त भी बन गए थे। भाई की एक दोस्त इसी कॉलेज में थी। वैसे वो हम दोनों की भी बेस्ट फ्रेंड थी। कादम्बरी नाम था उसका। उन शुरुआती दिनों में ज्यादातर हम तीनों ही एक साथ रहते थे। कुछ एक हफ्ते के बाद मैंने एक लड़के को भाई के साथ हंसते और बात करते हुए देखा। भाई ने मेरी उससे पहचान करा दी और मुझे बताया कि उसका नाम दिव्या है और वो आज ही नई नई कॉलेज में दाखिल हुई है। पहचान करा देने पर मैंने सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन वो लड़की सीधे मेरे गले लग गई और उसने भाई के भी गले लगते हुए कहा, चलो चलती हो, घर दूर है, पहुंचने में काफी देर न हो जाए। और जाते जाते उसने भाई के गाल को भी छुआ। अब मैं हैरान था वो सब देखकर, और मेरा भाई 7वें आसमान पर था। मैंने उस लड़की के बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी भी आज ही उस लड़के के साथ जान पहचान हुई है। उस लड़की ने खुद उससे दोस्ती के लिए पूछा था। मैंने उस लड़की को जाते हुए देखा। उसने काले लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी, हाथ कलाई तक स्लीव से ढके हुए थे। गले में उसका स्कार्फ था जिससे गला भी ढका हुआ था। दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर अच्छी खासी थी। कपड़ों से ठीक ठाक लगी मुझे, लेकिन स्वभाव से थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड थी। हम शाम वापस अपने कमरे पर चले गए और फिर उन दोनों में बातें शुरू हो गई, जो कि मैं भाई को देखकर ही समझ सकता था। मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसे भी वो मेरा बड़ा भाई था और मेरी कहाँ सुनने वाला था। लेकिन दूसरे दिन मैंने एक और चौंका देने वाली बात देखी। दूसरे दिन कॉलेज में पहुंचे तो मैंने देखा कि वो हमारी खास दोस्त कादम्बरी के साथ घुल मिलकर बातें कर रही थी। उन्हें देख लग रहा था मानो वो दोनों सालों से एक दूसरे को पहचानते हो। पता नहीं क्या सम्मोहन था उस लड़की में। मेरा स्वभाव पहले से ही थोड़ा खड़ूस था, तो मैं लोगों के साथ भी इतनी जल्दी घुलता मिलता नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस लड़की ने मेरे साथ बात करने की, मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश नहीं की थी। उसने वो भी कर देखा था, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा था कि मैं अपने काम से काम रखता था। वो जब 4 बार कहीं घूमने जाते थे तो मैं बस एक आध बार उनके साथ चला जाता था। अब वो तीनों भी ज्यादातर एक साथ दिखाई देने लगे थे। मेरा भाई नीरज, कादम्बरी और दिव्या। मेरी क्लास भी अलग थी तो मैं उनमें होता था, लेकिन कभी कभार। पहले पहले मुझे उसकी कुछ बातें अजीब लगती थी, जैसे कि वो हमेशा दुपट्टे से अपने गले को ढक कर रखती थी। कपड़े भी सभी एक जैसे और भड़कीले रंग के होते। दोनों हाथ कलाई तक हमेशा ढके रहते थे और उसका स्वभाव उसके पहचान से मेल नहीं खा रहा था। एक बार बातों बातों में भाई ने मुझे बताया कि वो गरीब घर की है और उसकी माँ को पसंद नहीं कि वो आधे अधूरे कपड़े पहने। धीरे धीरे मुझे भी उसके उस रूप की, बातचीत की और स्वभाव की आदत पड़ गई। मैंने उसके बारे में सोचना कम कर दिया। तब भी मैं इतना घुलता मिलता नहीं था, पर मेरे मन में उसके लिए थोड़ी सहानुभूति पैदा हो गई थी। ऐसे ही एक रोज की बात है। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन भर बारिश हो रही थी और दिव्या ने भाई को मैसेज किया कि उसके घर वाले घर पर नहीं है और वो हम सबको अपने घर बुला रही थी। हम यानी मैं, भाई और कादम्बरी। मैंने वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे और मेरा भाई मुझे वहां जाने के लिए मना रहा था, पर मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसे टाल रहा था। उसी बीच दिव्या ने भाई को लोकेशन भी भेजा। मैंने लोकेशन देखा तो उसका घर कहीं दूर दराज जगह पर था, हमारे लोकेशन से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर। अब भाई था कि मुझे अपने साथ चलने के लिए बार बार बोल रहा था, मुझे समझा रहा था, और मैं था कि मैं उसे ही समझा रहा था कि यह सही वक्त नहीं है। हम उसके गांव ठिकाने के बारे में सही से जानते तक नहीं। वो जगह हमारे लिए अनजान है, रास्ता भी पता नहीं कैसा होगा। उसने कादम्बरी को भी फोन करके मनाने की कोशिश की, लेकिन इतनी रात को अंधेरे में अनजान जगह पर जाने के लिए उसने भी मना कर दिया। उस दिन दिन भर बहुत बारिश हुई थी और रात भर रुक रुक कर बारिश हो ही रही थी।
भाई का मूड ऑफ हो गया। वो तो जाना चाहता था पर अकेले नहीं, और बारिश के कारण उसने आखिरकार जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो दिव्या ने उसे मैसेज किया कि ठीक है, फिर किसी दिन घर खाने के लिए आ जाना। और तब मैंने उसे कहा कि ठीक है, हम चले जाएंगे। अब उन दिनों दिव्या रोज भाई को कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी। कभी कभी भाई के लिए महंगे गिफ्ट्स लेकर आती थी। मैं वो सब देख रहा था, पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर थी। मुझे उसकी कुछ कुछ बातें अब भी खटकती थी। कभी कभी वो जो चीजें हमें खाने के लिए देती थी, उनकी टेस्ट बहुत ही अजीब लगती थी। उसने एक दो बार मुझे भी कुछ खाने को दिया था, लेकिन उन मीठी चीजों में भी मुझे एक अजीब कड़वाहट और एक बासीपन महसूस हुआ। मैंने एक दो बार टेस्ट किया और सीधे थूक दिया। लेकिन भाई मुझे कहता था कि वो गरीब घर की है, तो इतना ध्यान मत दो, शायद उसे इस बात का बुरा लग जाए। अब ये सब चल ही रहा था कि एक दिन मैंने एक और अजीब चीज को देखा। एक रोज हमेशा की तरह कॉलेज छूटने पर हम सब बातें करते कॉलेज से बाहर जा रहे थे। इस बीच किसी लड़के का दिव्या को धक्का लगा और उसकी स्लीव ऊपर खिसक गई। वो जब अपनी स्लीव ठीक कर रही थी, तब मेरा ध्यान उसके हाथ पर गया। उसके हाथ पर जगह जगह कटने के निशान थे, काले गहरे निशान, पर उसने उन्हें जल्दी से ढक लिया। मैंने थोड़ा शक की नजरों से उसके हाथ से नजर उठाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, और वो मुझे देख समझ गई कि मैंने उसके हाथ को देख लिया है। और उसी रात मुझे एक और कहानी सुनने को मिली, और वो भी हमेशा की तरह अपने भाई की जुबान से, कि कुछ साल पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, और उसी के चक्कर में उसने अपने हाथ का ये हाल कर दिया था। मैं भी उस बात को मान गया कि हुआ होगा ऐसा कुछ, और शायद पहले उसे ये सब बताने में शर्म आ रही होगी, और शायद इसलिए भी वो अपने हाथ को छुपा कर रखती होगी। पर तब भी इन सब में कुछ तो अजीब था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। जब कभी मैं उसके बारे में कुछ सोचता या मुझे उस पर कुछ शक होता, तो हर बार मेरा भाई बिना पूछे अपने आप ही मुझे उसकी कोई कहानी सुनाता था, जैसे उसे पता हो कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। अब इन सब बातों मुलाकातों को करीब 1-1.5 महीना गुजर चुका था। हम सब अच्छे दोस्त बन गए थे, पर मैंने फिर भी थोड़ी दूरी बनाकर रखी थी, क्योंकि कादम्बरी के साथ मुझे जो अच्छी वाइब्स मिलती थी, वैसी वाइब्स मुझे दिव्या के साथ कभी नहीं मिली। लेकिन उसने भी वक्त वक्त पर अपने बीमार भाई की, गरीब माँ की और घर के हालात के बारे में बात कर हमारी सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। और ऐसे करते करते आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन हमने वो भयानक अनुभव किया था। उस दिन हमारे कॉलेज को छुट्टी थी, दोपहर का वक्त हो रहा था, और तब दिव्या ने भाई को फोन करके उसे अपने घर आने के लिए कहा। उस दिन बारिश भी नहीं थी, दिन का समय था, तो मैं उसे मना नहीं कर सका। जब हमने कादम्बरी से आने के लिए पूछा तो उसने बताया कि वो कहीं बाहर गई है और उसे आने में देर हो जाएगी। इसलिए फिर हम दोनों ही बाइक लेकर दिव्या के घर जाने निकल पड़े। हम जब ये प्लान कर ही रहे थे और उसकी घर की लोकेशन को मैप पर देख रहे थे, उसी समय दिव्या का दोबारा फोन आया और उसने भाई को कहा कि बाहर से कुछ भी खाकर मत आना, घर में माँ ने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है। अब इसमें शक वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उसके खाने का टेस्ट पता था, इसलिए मैंने भाई से कहा कि तुम ही खा लेना, मैं उन्हें बता दूंगा कि मेरा उपवास है। अब हमें घर ढूंढने में थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, क्योंकि दिव्या ने जो लोकेशन भेजा था मैप पर वहाँ कोई भी घर नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी हम उससे पूछते हुए, मैप पर रास्ता ढूंढते हुए भरी दोपहर को उनके घर तक जा पहुंचे। वो घर सच में बहुत दूर दराज जगह पर था। आसपास दूसरा कोई मकान, कोई दुकान भी नहीं थी, सब कुछ सुनसान और शांत था। घर आसपास के गांव से अलग और बहुत दूर था। ऐसा भी नहीं था कि घर किसी रास्ते पर है, वो तो मेन रास्ते से भी 1-2 किलोमीटर अंदर ही था। घर के पास मोबाइल को रेंज भी नहीं थी और नहीं मोबाइल कुछ काम कर रहा था। उस जमाने में गांव इलाकों में तो इतने टावर भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए हमने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो घर पुराना था, किसी खंडहर जैसा। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा और खराब था। अब जैसे ही हम वहां पहुंचे तो उस घर को देख मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में दिव्या यहाँ रहती है। लेकिन हमारे वहां पहुंचते ही दिव्या अपने आप ही घर की चौखट में आकर खड़ी हो गई। हम दोनों भी उसे देख चौखट तक चले गए और घर के अंदर कदम रखने ही वाले थे कि दिव्या के पीछे से हमें एक आवाज आई। उसकी माँ ने पीछे से हमें कहा, दाया नहीं, बाया पैर पहले घर के अंदर रखना। उसकी बात सुनकर मैं वहीं पर रुक गया। मैंने अंदर झांक कर देखा तो घर में पूरा अंधेरा था। थोड़ी बहुत रोशनी थी, लेकिन वो भी ना के बराबर थी। उसकी माँ को देखा तो जहाँ दिव्या 5 फीट से ऊपर थी, वहीं उसकी माँ 3.5-4 फीट की लग रही थी। वहाँ अंधेरे में मुझे उसकी हाइट दिखाई दे रही थी, पर उसका चेहरा नहीं। उन्होंने फिर हमें कहा कि वो घर के अंदर पूजा कर रही है
और ये हमारा रिवाज है कि घर के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम दाएं पैर से कभी भी घर में प्रवेश नहीं करते हैं। मेरे लिए वो एक और अजीब बात थी, लेकिन भाई उनकी बात मान गया और बायां पैर अंदर रखकर घर के अंदर चला गया। उसकी माँ ने हम दोनों को तिलक लगाया और हमारा स्वागत किया। थोड़ी बहुत पूछताछ की कि कैसा रहा सफर, कोई तकलीफ हुई या नहीं, वगैरह वगैरह। और आखिर में खाने के बारे में पूछा, पर मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि घर में कदम रखते ही मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आने लगी थी। एक तो घर में बहुत अंधेरा था, सारी खिड़कियां बंद थी, घर पर जगह जगह पर पर्दे लगे हुए थे और एक अजीब बदबू, एक अजीब गंध आ रही थी। मुझे तो अंदर जाते ही थोड़ा उल्टी जैसा हुआ। इस बार भी दिव्या ने बिना पूछे ही कहा, वो मेरा छोटा भाई बीमार है, वो रोशनी को देख घबरा जाता है, इसलिए हमें घर में हमेशा अंधेरा रखना पड़ता है। अब मुझे उसके भाई की बीमारी की कहानी तो पता थी, लेकिन वो हिल नहीं पाता ये बात मालूम नहीं थी। मैंने वहीं एक कोने में गौर से देखा, वहाँ हमारी ही उम्र का कोई लड़का चादर ओढ़े हुए लेटा पड़ा था। अब मेरा वहाँ दम घुटने लगा था, तो दिव्या ने फिर कहा, चलो हम ऊपर चलते हैं टेरिस पर। तब दिव्या की माँ ने भी हमसे कहा, मैं तब तक पूजा पूरी कर लेती हूँ, भगवान को प्रसाद चढ़ाती हूँ, फिर हम खाने के लिए बैठ जाएंगे। और तब दिव्या मेरे हाथ को पकड़कर ऊपर टेरिस पर जाने लगी। मेरा भाई भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था, तो दिव्या ने उसे तुरंत वहीं रोक दिया और उसे नीचे माँ के साथ कुछ देर रुकने के लिए कहा। दिव्या की बात सुनकर वो भी रुक गया। पता नहीं कैसा जादू था उसकी बातों में। अब मेरा दम घुटने लगा था, इसलिए मैं जल्दी से ऊपर चला गया। ऊपर गया तो एक और अजीब नजारा मुझे देखने को मिला। ऊपर जो भी कपड़े सूख रहे थे वो ज्यादातर काले रंग के थे। वहीं आसपास छोटे बड़े 15 से 20 गमले थे और सभी गमलों के पौधे सूखे हुए थे, कुछ कुछ मर रहे थे। और मैंने महसूस किया कि वहाँ की हर चीज वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को दर्शा रही है। मैंने कुछ गहरी सांस ली, पर फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ खुली जगह पर होने के बाद भी मुझे अजीब ही लग रहा था। मैंने देखा कि दिव्या ने वहाँ एक गमले के पास जाकर एक अधमरे पौधे को उखाड़कर तोड़ दिया, और तब मैंने उसके हाथ पर काटने के, छीलने के निशान देखे। वो बहुत सारे थे। उसकी गर्दन पर भी कुछ अजीबोगरीब निशान बने थे। अब वो सब देख मुझे और अजीब लगा। मुझसे वहाँ रुका ही नहीं गया, मैं वापस नीचे जाने लगा। तो दिव्या ने मुझे बोला कि रुको, कहाँ जा रहे हो? लेकिन मैंने बिना कोई जवाब दिए वो पुरानी खराब सीढ़ियाँ उतरकर उस खंडर जैसे घर में चला गया। नीचे उतरा तो वहाँ उस कमरे में मेरा भाई नहीं था। वहीं पास ही एक दूसरे कमरे से मुझे लाल पीली रोशनी दिखाई दे रही थी और मैं सीधे उस कमरे के अंदर घुस गया। वहाँ घुसते ही एक तरह की कड़वी हवा को मैंने महसूस किया। पूरे मुंह में एक कड़वाहट सी फैल गई और मैंने देखा कि मेरा भाई वही एक बड़े से दिए के पास एक पत्थर को पैर लगाकर बैठा हुआ है। वहीं उसके पास दीवार को लगकर किसी भगवान की तस्वीर रखी है। पता नहीं कौन सा भगवान था वो। और वो नाटी सी औरत यानी दिव्या की माँ वहाँ बैठे मेरे भाई को कुछ कर रही थी। मुझे वहाँ खड़ा देख उसने बड़े आराम से मुझे कहा, आओ बैठो यहाँ, पूजा बस खत्म होने वाली है। मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैं सीधे वहाँ गया और अपने भाई के हाथ को पकड़कर खींचने लगा, उसे उठाने लगा कि भाई चल यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वापस घर जाना है। पर मेरा भाई ऐसे बैठा रहा जैसे उसमें कोई जान न हो। पता नहीं वो किस अवस्था में चला गया था, हिप्नोटाइज था या बेहोश था। और तभी उस औरत ने मेरे हाथ को पकड़ा। अरे क्या हुआ? बस 2 मिनट की बात है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। और उसका स्पर्श मुझे अजीब लगा, बहुत अजीब। तब दिव्या भी उस कमरे के अंदर आ गई और मुझे समझाने लगी। इसी बीच उसकी माँ उठकर खड़ी हो गई और उसने मुझे जाते हुए कहा, बस 2 मिनट यही रुको, पूजा बस खत्म होने वाली है। और मैं उसे चिल्ला रहा था, हमें कोई पूजा नहीं करनी है, हमें बस जाने दो यहाँ से। लेकिन वो औरत सीधे वहां से बाहर चली गई और अपने बेटे को गोद में उठाकर वापस अंदर आ गई। अंदर का वातावरण इतना अजीब था कि मेरी आंखों पर धुंध छाने लगी थी। पर मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे कोई एक नाटी सी औरत अपने से बड़े बेटे को इतने आराम से उठाकर ला सकती है। वो तो हमारे जितना बड़ा था। और दिव्या की माँ अपने बेटे को, या वो जो कोई था, उसे इस तरह उठाकर लाई थी जैसे वो कोई नन्हा बच्चा हो। और उसे बहलाकर उसने पत्थर के पास खड़ा कर दिया। वो लड़का दिखने में मंद पागल जैसा लग रहा था, बार बार अजीब हरकतें कर रहा था, टेढ़े मुंह बना रहा था, कभी हंस रहा था तो कभी कुछ पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। मैं समझ गया था कि ये लड़का एबनॉर्मल है, कोई पागल जैसा है।
दिव्या की माँ ने उसका पैर उसी काले नीले पत्थर को लगाया और वो बार बार अपना पैर उस पत्थर से हटा रहा था और वो औरत बार बार उसका पैर पत्थर को लगाए जा रही थी। और तब मैंने वहां रखी भगवान की तस्वीर को गौर से देखा, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सा भगवान है। बहुत ही अजीब है, अजीब आकार और अजीब रंग, उसमें प्रसन्नता का कोई भाव ही नहीं है। मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और भाई को जोर जोर से वहां से खींचने लगा। दिव्या मुझे ज्यादा विरोध तो नहीं कर रही थी, पर मुझे बस कुछ देर रुकने को बार बार बोल रही थी। पर अब तक मैं इतना तो समझ चुका था कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो किसी भगवान की पूजा नहीं है, यहाँ सब कुछ अजीब है। और मैंने एक के बाद एक भाई को थप्पड़ लगाए जब तक कि वो होश में नहीं आया। मैं उन्हें बार बार यही कह रहा था कि मुझे कोई पूजा नहीं करनी है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ, मैं फिर कभी बाद में आ जाऊंगा, अभी के लिए हमें जाने दो। कुछ 10-12 थप्पड़ लगाने के बाद भाई को होश आ गया और वो भी घबरा कर यहाँ वहाँ देखने लगा। मैं उसे खींचते हुए सीधे घर के बाहर ले गया। दिव्या ने, उसकी माँ ने मुझे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश की, पर मैं भगवान का नाम लेते हुए वहां से बाहर निकल पड़ा। घर से बाहर जाते ही भाई को और थोड़ा होश आ गया और वो ऐसे देखने लगा कि उसे कुछ पता ही न हो कि उसके साथ वहां क्या हो रहा था। उसे समझाने का, बात करने का मेरे पास वक्त ही नहीं था। मैंने उसे बस इतना कहा, तू बस मेरे पीछे बैठ और मुझे कसकर पकड़ कर बैठ। मैं खुद ही बहुत घबराया हुआ था, लेकिन वो तो कुछ समझ ही नहीं सका। वो दिव्या के घर को देख वापस उस तरफ जाने लगा, लेकिन मैंने फिर उस पर चिल्लाते हुए कहा, मेरी बात सुन, अगर मरना नहीं है तो बस मुझे पकड़े रहे। और फिर हम किसी तरह बाइक लेकर वहां से निकल गए। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि दिव्या या फिर उसकी माँ हमारे पीछे है भी या नहीं। वहां से थोड़ी दूर जाकर मैंने अपनी माँ को फोन किया। मैं बहुत घबराया हुआ था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ वो क्या हो रहा था। मैंने माँ को वो पूरी घटना जल्दी जल्दी में बताई तो माँ ने मुझे कहा कि पास ही किसी मंदिर में चले जाओ, अगर कोई हनुमान जी का मंदिर होगा तो अच्छा होगा, और वहां जाकर पुजारी जी को बताओ जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि माँ ने कहा था। वही हम ढूंढते हुए एक मंदिर तक चले गए और मंदिर के पुजारी जी को मैंने वो सारी घटना बताई। उन्होंने हमें हनुमान जी के पैर पड़ने के लिए कहा, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा और फिर सुरक्षा के लिए हाथ में बांधने के लिए एक धागा दिया। उसके बाद हमें काफी कुछ अच्छा महसूस होने लगा और उन्होंने हमें वहां से सीधे अपने घर जाने को कहा। वहां से निकलते ही मैंने बाइक की टंकी फुल कर दी और बाइक से ही करीब 150 किलोमीटर का सफर कर हम उसी रात हमारे घर चले गए। घर जाने से पहले मैंने कादम्बरी को भी फोन किया था, तो उसने बताया कि दिव्या उसे रात में उसके घर रुकने के लिए बुला रही थी। मैंने उसे कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन उसके साथ कहीं मत जाना, उससे बात भी मत करना, कहीं दिखे तो वहां से दूर चले जाना, या फिर एक काम करो, तुम अभी के अभी अपने घर चली जाओ जब तक कि मैं तुम्हें वापस फोन नहीं करता। वो तब मुझे हड़बड़ाकर पूछने लगी कि क्या हुआ है, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। तो मैंने बस उसे इतना कहा कि सब कुछ बताने के लिए इतना वक्त नहीं है, और बोला कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो बस वहां से भाग जाओ, मैं तुम्हें कल आराम से फोन करता हूँ और सब बताता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ है। अब उसे थोड़ा यकीन हुआ और उसने कहा कि मैं आज ही अपने घर चली जाऊंगी। घर जाने पर मैंने घर वालों को हमारे साथ घटी वो सारी घटना बताई, उस लड़की की, उसकी माँ की और उसके भाई की बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। घर वालों ने हम दोनों की फिर से शुद्धि की, हमारे लिए भगवान से प्रार्थना की। उसी वक्त वो हमें आसपास के सभी मंदिरों में लेकर चले गए। उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे और हमें भी अच्छा लगने लगा था। हम दोनों भी अगले कुछ दिनों तक कॉलेज भी नहीं गए थे। अब ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों में हमें दिखाई दिया कि भाई अचानक शांत शांत सा रहने लगा था और वो हमेशा चुपचाप रहता था। कहीं बैठ जाता तो किसी मुर्दे जैसा पड़ा रहता था। खाने पीने का, कुछ करने का उसे कोई भी होश नहीं था और मुझे उस लड़के के सारे लक्षण मेरे भाई में नजर आ रहे थे। अब मैंने घर वालों को पहले ही उस लड़के के बारे में बता दिया था, इसलिए घर वालों ने उसे आसपास कई जानकार लोगों को दिखाया। उसी बीच हमने उस लड़की ने दिए सारे गिफ्ट, सारे कपड़े तक जला दिए। वो सब कुछ नष्ट कर दिया जो जो उसने भाई को दिया था। कई उपाय किए, कई रास्ते देखे, पर भाई की हालत वैसी की वैसी रही। और ऐसे ही एक रात मेरे भाई के फोन पर किसी का फोन आया। माँ ने ही वो फोन उठाया था। फोन आते ही माँ बात करने के लिए थोड़ी साइड में चली गई। मुझे शक हुआ कि भाई की हालत तो सबको पता है, तो इतनी रात को किसने उसे फोन किया। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने मुझे कहा कोई औरत है, कह रही है कि वो उसे ठीक कर सकती है, बस उसके लिए उसे अभी के अभी काले सरसों के दाने घर के पश्चिम में फेंकने होंगे और भाई को कुछ देर के लिए घर की छत पर या फिर घर की चौखट के बाहर खड़ा करना होगा और फिर कल एक दिन के लिए उसे उसके घर छोड़ना होगा।
वो सुनते ही मैंने माँ के हाथ से फोन छीनकर नंबर देखा और मैं उस औरत को गाली देने लगा। माँ को तो कुछ समझा ही नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और तब मैंने माँ को बताया कि यही वो औरत है जिसने भाई की ये हालत की है, और मैंने उस फोन को भी जला दिया। उसके बाद 2-4 महीने ऐसे ही बीत गए, पर भाई की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो वैसा का वैसा रहा। और एक रोज हमें एक मठ के बारे में पता चला, तो उसी दिन पिताजी भाई को और मुझे उस मठ में लेकर चले गए। वहाँ सभी साधु और पुजारी लोग थे। वहीं पर एक बाबा को हमने भाई को दिखाया और मैंने उन्हें शुरू से आखिर तक हमारे साथ घटी वो सारी घटना बताई। और तब जाकर उन सब धागों को जोड़ते हुए उन्होंने हमें बताया कि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी। जब वो कॉलेज में इसे कुछ खिलाती थी तो ज्यादातर उसमें कुछ मिला हुआ होता था। वो धीरे धीरे इसे अपने वश में कर रही थी। उस पर जो क्रिया होनी थी वो तो बाद में होनी थी। पहले तो इसे बलि देने के लिए तैयार किया जा रहा था। मुझे भी समझ में आ गया कि जो चीजें मुझे अजीब लग रही थी वो सच में थी। दिव्या ने बड़ी चालाकी से ये सब जाल बुना था। उन बाबा ने पिताजी से बस इतना कहा कि आज के लिए आप बस इसके सर से एक नारियल उतारकर घर के बाहर से उल्टी दिशा में चलते हुए 13 बार प्रदक्षिणा करना और फिर बीच रात इस नारियल को किसी नदी में फेंक देना और कल फिर उसे लेकर आना। पिताजी ने रात ठीक वैसा ही सब कुछ किया और अगले दिन हम फिर भाई को लेकर वहाँ बाबा के पास चले गए। उस दिन बाबा ने हमारे जाने से पहले ही कुछ बना कर रखा था। उन्होंने भाई को नीचे बैठने के लिए कहा और कुछ जल जैसा उसके शरीर पर छिड़का। उसका शरीर किसी आग सा जलने लगा। गर्म तवे पर जैसे भाप निकलती है, ठीक वैसी ही भाप उसके शरीर से निकलने लगी। फिर उन्होंने उसके पूरे शरीर पर भस्म मल दिया और उसी में से कुछ भस्म उसके जीभ पर रखा और उसे चाटने के लिए कहा। उसे चाटते ही उसका शरीर मानो दर्द करने लगा। वो दर्द से कराहने लगा था, बार बार अपने हाथ पैर जकड़ने लगा था। फिर बाबा ने जो कुछ बनाया था वो उसे पीने के लिए कहा और वो पानी जैसा कुछ पीते ही भाई को एकदम से उल्टी जैसा हुआ। अगले 2 ही मिनट में भाई ने उल्टी कर दी और आप यकीन नहीं करोगे, उसकी उल्टी में सब कीड़े ही कीड़े भरे पड़े थे, काली खराब जैसे किसी गंदे नाले का पानी हो। फिर उन बाबा ने हमें बताया कि असल में ये एक काला जादू का प्रकार है। उस औरत का लड़का बीमार था और इसलिए इसके शरीर की आत्मा की शक्ति को उसके शरीर में ट्रांसफर करने के लिए ये सब किया गया था। और तब उन्होंने हमें ये भी बताया कि ऐसे काला जादू करने वाले लोग अपने शरीर पर कुछ अजीब अजीब चिन्ह बनाते हैं। उनके शरीर पर अक्सर घाव देखे जा सकते हैं। दिखने में ये भले ही शांत लगते हो, लेकिन अंदर से बहुत तामसिक होते हैं। ये अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए हर तरह के उपाय करते हैं, जैसे पौधे लगाकर उन्हें मरने को छोड़ देते हैं, या जानवरों को पालते हैं तो उन्हें ठीक से कभी खाना नहीं देते, उन्हें हमेशा मारते रहते हैं, तड़पाते हैं, जब तक कि धीरे धीरे वो मर नहीं जाते। इनके घर में ज्यादातर वस्तुएं काले रंग की होती हैं, या फिर ये अपने घर में अंधेरा ही रखना पसंद करते हैं। बाबा वो सब बता रहे थे और मुझे दिव्या, उसके शरीर पर बने निशान, उसका घर, वहाँ रखे पौधे, वो सब कुछ एक एक कर याद आ रहा था। और आखिर में उन्होंने बताया कि ऐसी चीजों से हमेशा सावधान रहना चाहिए कि जब कोई आपको जानबूझकर खाने के लिए दे रहा हो, किसी बिना हेतु के पहचान बना रहा हो, आपके कपड़े या किसी चीज को मांग रहा हो सकता है कि ये सब आप पर किसी तरह का काला जादू करने के लिए किया जा रहा हो। हम वहां से चले गए और भाई अगले 2-4 दिनों में ही पहले जैसे नॉर्मल हो गया। उसे थोड़ा बहुत सदमा जरूर लगा था, लेकिन अगले कुछ ही महीनों में वो उससे भी बाहर आ गया। कादम्बरी भी एक दिन उससे मिलने आ गई थी और वो भी सब घटना सुनकर हैरान थी, पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, आप भी इन बातों को हमेशा याद रखना। जहाँ भी आपको कोई कुछ खाने को दे, बेवजह आपसे पहचान बनाने की कोशिश करे या बार बार आपके नजदीक आने की कोशिश करे, तो शायद ये आपके लिए कुछ बुरा हो सकता है। आपको यह आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।